हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटनाचक्र भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन हम लोग देख रहे थे। हमारा टॉपिक था मौर्योत्तर युग। उसमें हम 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र या विशाखदत्त? राइट आंसर होगा इसका विशाखदत्त। विशाखदत्त कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती का उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है, जबकि कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का इस अभिलेख में इसका विवरण मिलता है। रबतर अभिलेख अफगानिस्तान में शुर्क कोटल के निकट रप्तक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि तथा बैक्टीरियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं, जो है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सुश्रुत, चरक, वाग्भट या जीवक? तो राइट आंसर इसका होगा चरक और जीवक ने। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवेद जीवक, कनिष्क का राजवेद चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि ये वैद्यक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का विकल्प सी और डी दोनों हो सकते हैं, यानी चरक और जीवक दोनों ही ने ही इसमें शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में वृद्धरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद जो आए थे वो आए थे कर्ण वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वे कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान ये भी ब्राह्मण वंश था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमी पुत्र शातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्णी यानी चारों वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहनों का राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या शिप्रक दिया गया है, जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन वंश का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान चाउ ने कनिष्क को हराया था। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पान चाउ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण ये बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पान चाउ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान विम कड़फिशेस के रूप में करते हैं। तथापि यदि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद ये युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? ये फैली हुई थी मौर्य वंश और कुषाण वंश की। मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थीं। सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर एवं बिहार तक विस्तृत थीं। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। कुषाण काल प्रथम शती में ईस्वी में बाल विवाह की
प्रारंभ हुई थी, स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर होगा हमारा कुषाण। ये गांधार कला शैली इससे संबंधित है, कुषाण वंश से। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। एक थी गांधार शैली और दूसरी मथुरा शैली। अन्य युग्म सुमेलित नहीं है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी, कुषाणों के समय में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुषाण स्वर्ण और ताम्र, गुप्त स्वर्ण और रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण, रजत और ताम्र। इसका राइट आंसर होगा सातवाहन स्वर्ण से संबंधित नहीं है। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए, गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। इन्होंने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गांधार कला किससे संबंधित है? कुषाण से। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। मिलिंदपनो किसका है? मीनांडर। और तक्षशिला लेख है पतिक से संबंधित। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? देख लेंगे एक बार। गांधार कला कुषाण से, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट, मिलिंदपनो मीनांडर, तक्षशिला लेख पतिक। गांधार कला कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट से, मिलिंदपनो मीनांडर से और तक्षशिला लेख है पतिक से संबंधित है। गाइज आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिए। और एग्ज़ाम हमारे पास ही में है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखिए। बिना डरे बस अपनी आराम पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। बाय।